So well students, once again a very warm welcome to you in my channel गीज़ा एजुकेशन। मैं आप सभी सब लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है गीज़ा एजुकेशन। मेरा नाम संदीप शर्मा है और फिर आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ टुडे। ओके, सो वेरी इम्पॉर्टेंट दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। नाउ व्हाट दैट थिंग इज, today I'm going to discuss, you can say, the heart of chemistry, actually heart of physical chemistry I should say probably। फिज़िकल केमिस्ट्री में इस कंसेप्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो कंसेप्ट बहुत आसान है लेकिन लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आता है। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी बातें मैं समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो एंड तक देखें, बीच में जल्दबाजी करके ना देखें, थोड़ा संयम रखें। जब आप क्लास में कोई चीज़ देखते हैं तो आपकी 45 मिनट की 1 घंटे की क्लास होती है। आप खुद सोच के देखिए, ऐसे कितनी क्लासेस के बाद चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो क्या आप यहाँ थोड़े देर के लिए 10-15 मिनट, आधे घंटे, इतना तो आप दे ही सकते हैं अगर ऐसी चीज़ से जो चीज़ आपको कुछ सिखा रही हो। तो बातों को शॉर्ट करते हुए बात को शुरू करते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको मोल के बारे में। ये मोल है क्या, ठीक है। देखिए, मोल को बहुत ही कम शब्दों में और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। In very short or a concise view I'm going to give you about a mole. Mole is just a number. मोल एक संख्या है, लेकिन संख्या बहुत बड़ी है, एक काफ़ी बड़ी संख्या है। यानी कि 100, सैकड़ा, लाख, हज़ार, मिलियंस, इन सब से बहुत ऊपर, मिलियन, बिलियन से भी बहुत ऊपर एक बहुत बड़ी संख्या। कितनी बड़ी भाई? जैसे कि आप सैकड़े में आप जानते हैं, एक 100 में एक 100, अगर कोई 1 लाख कहता है तो आप इसको 5 जीरो लगा देते हैं तो 1 लाख हो जाता है। इस तरीके से आप बढ़ाते जाइए, कहीं 1 करोड़ हो जाएगा। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में इसको कहा जाए मिलियंस, 10 लाख को कहा जाता है बिलियंस। बड़े नंबर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सारे नंबर बौने हैं। दीज ऑल आर लाइक अ ड्वार्फ इन फ्रंट ऑफ मोल। सो व्हाट इज़ मोल? मोल इतना बड़ा है कि आप लगाते जाओ यार जितना इच्छा है, मतलब ये रुकेगा ही नहीं, मुझे लगाते ही जाना है। ऐसे करते हुए करीबन 23 जीरो लगा लो तुम, मतलब मैं ब्ला 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 कर देता हूँ। ये अल्टीमेटली होके कितना आएगा? 10 की पावर 23। इतनी बड़ी, और इसमें एक चीज़ और जोड़ लो, 6.02। देखिए ये चीज़, वैसे तो इसको एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है, ये एवोगैड्रो की संख्या है, लेकिन इसी को हम लोग मोल कहते हैं, ठीक है। तो मोल एक बहुत बड़ी संख्या है, और वो इतनी बड़ी संख्या है, इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या है। तो सवाल यह है, इतनी ज़्यादा बड़ी अगर संख्या है तो ज़रूरत क्या है इसकी? अगर मैं कहूँ कि आप 1 मोल मुझे पेन ला कर दीजिए, या मुझे आप 1 मोल के बराबर मुझे आप हेलो बोलिए, बुढ़े हो जाएंगे, आपकी 7 पुश्तें बुढ़ी हो जाएंगी। बोल नहीं पाओगे यार, ये इतना लंबा, इतना बड़ा ये नंबर है। ये नंबर इतना बड़ा है तो है क्यों? कोई भी चीज़ अगर है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कोई ना कोई ज़रूरत है, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाई दिस एवोगैड्रो नंबर और व्हाई दिस इज़ नोन एज मोल। ये इतना बड़ा क्यों है और इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं मोल की डेफिनेशन और जो बुकिश डेफिनेशन है वो सब भी आपको समझाऊंगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप ये समझ लीजिए, मोल ये संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। मोल जैसे होता नहीं, जैसे हम कहते हैं डजन, जैसे हम कहते हैं 1 लाख, 1 करोड़, उसी प्रकार से हम 1 मोल कहते हैं। और 1 जैसे कि 1 लाख में कितने? 1 लाख में 100,000 होते हैं, और 1,000 में, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। तो इतनी बड़ी संख्या अगर हमने ली है तो उसकी ज़रूरत क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। उसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक दूसरी चीज़ समझाता हूँ, आप उसे ध्यान से समझिए। अगर वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। बहुत जल्दी बात ख़त्म कर देंगे, इतना बोर होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मतलब की बात बताने जा रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जस्ट मी लेट मी टेल यू दैट डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर्स में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ऐसे छोटी से छोटी यूनिट है हमारे पास, और बड़ी से बड़ी यूनिट है डिस्टेंस को नापने की। अब सवाल ये है कि अधिक से अधिक बड़ी यूनिट हमारे पास क्या है? किलोमीटर्स, या हम लोग माइल्स में चला जाते हैं। कोई कहेगा अमेरिका इज़ 10,000 माइल्स, और कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़
10,000 किलोमीटर्स, हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, फॉरेन में माइल्स में नापा जाता है। 1 माइल 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। तो सवाल ये है कि माइल में हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा चीज़ें ख़त्म हो गई। तो फिर एक और बहुत 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 बड़ी हमारे पास डिस्टेंस नापने की यूनिट है। वो क्या है पहले उसको समझो। उसको हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। ये लाइट ईयर हम लोग क्यों कहते हैं, पहले लाइट ईयर है क्या ये समझ लीजिए। देखिए, लाइट ईयर लाइट द्वारा एक साल में तय की हुई दूरी है। व्हाट इज़ अ लाइट ईयर? लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट in 1 year. Now what is the speed of light? First of all, I should know. I know the time. By multiplying the speed into time, I will be getting the distance. Speed is what? Let me tell you what speed of light is. Light की speed है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल्दी से ख़त्म करता हूँ इसको, जल्दी समझ लीजिए। ये 3 लाख किलोमीटर है, यानी ये 3 लाख किलोमीटर है एक सेकेंड में। लाइट 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर तय कर लेती है। 1 सेकेंड में लाइट इतना किलोमीटर तय करती है। यहाँ से कानपुर हो गया 200 किलोमीटर, लखनऊ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, यहाँ से 600 किलोमीटर, 615, 650 अधिक से अधिक। आप सोचिए कितना वक्त लगता है आपको। प्लेन से भी जाते हैं तो आपको 1-1.5 घंटा मान के चलिए। आप सोच के देखिए, 1 घंटा लग गया, कितने किलोमीटर? 600 किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में लाइट कवर कर लेती है। लाइट की स्पीड अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा अल्टीमेट स्पीड है। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसके पास मास है इस लाइट की स्पीड को हासिल नहीं कर सकती। ये आप ध्यान लीजिएगा, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। टेक इट एज अ फन, आई एम गोइंग टू जस्ट कमिंग बैक टू मोल, ओके। अब सोचिए इस स्पीड से, यानी कि हर सेकंड वो कितना कवर कर रही है? 3 लाख किलोमीटर कवर कर रही है। हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर कवर करते हुए एक साल में भाई साहब कितना कवर करेगी? एक साल में 365 दिन होते हैं और 1 घंटे में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब 3600 सेकेंड। 24 घंटे का मतलब 24 इंटू 1 घंटे का मतलब 3600 सेकेंड। तो 3600 इंटू 24 इंटू 365, ये भाई टोटल टाइम हो गया जो एक साल में होता है। इसको 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इतनी बड़ी यूनिट आ गई 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर बताया इसलिए जाता है क्योंकि जो हम लोग कॉस्मिक स्केल पे देखते हैं, ऊपर जाके देखते हैं, अगर आप देखिए अपने स्पेस में देखिए तो किलोमीटर माइल्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब आप आसपास के प्लैनेट्स की बात करते हैं, आसपास के, तो वो इतने दूर हैं कि उनको नापने के लिए एक बहुत बड़े यूनिट की ज़रूरत थी। हमारे प्लैनेट में ही किलोमीटर्स में काम चल जाता है, लेकिन इतने में ये डिस्टेंस के बिना काम ही नहीं चलता। सोचिए, कई कई लाइट ईयर्स चीज़ें हमसे दूर हैं। कई मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि हज़ारों लाइट ईयर्स भी चीज़ें दूर हैं। आप सोच कर सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस की इतनी बड़ी यूनिट क्यों बताई गई, क्योंकि जो डिस्टेंस नापनी थी वो बहुत बड़ी थी। तो उसी प्रकार से मोल का इस्तेमाल भी यहाँ ऐसे ही होगा। हम अब तो अपने आसपास के फील्ड में ही हम लोग मोल को इस्तेमाल करते हैं, तो कहाँ करते होंगे? अभी मैंने कहा कि 1 मोल मैं कहूँ आलू ले आओ तो तुम नहीं ला पाओगे। 1 मोल आलू बहुत होता है, तुम्हारा शहर भर जाएगा 1 मोल आलू से भी, तो भी 1 मोल नहीं हो पाएगा। आप सोच के देखिए, बहुत बड़ी यूनिट है ये। तो आप सोच के देखिए कि इतनी बड़ी यूनिट इसलिए लगाई गई क्योंकि हमें इससे इतनी छोटी चीज़ को नापना होता है, जो इतनी छोटी है कि 100 लाख हज़ार करोड़ में कुछ होगा ही नहीं उसका। और वो हैं हमारे एटम्स, हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम इतना छोटा होता है, अगर आप समझ सकें कि एक एटम इतना छोटा है कि 10 की पावर -10 के आसपास का रेडियस एक एटम का होता है। आप समझ सकते हैं ये बहुत छोटा है। 1/, आप समझ लिए इतना रेडियस होता है। ऐसे करते हुए भाई 10 बार लिख लो, ये इतना बड़ा एटम का रेडियस होता है, और उसका तुम करोगे तो तुमको एक एटम का पेरीफेरी मिलेगी। एक एटम इतना छोटा है। तो इतनी छोटी चीज़ को नापने के लिए हमें मोल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? अभी समझाता हूँ। आपने 1000 बार ये चीज़ें पढ़ी होंगी। मैं ज़रा इसको मिटा दे रहा हूँ। आपने पता नहीं कितनी बार ये चीज़ पढ़ा होगा, भैया इसका एटॉमिक मास इतना है, उसका एटॉमिक मास इतना है। पढ़ा है ना आपने ये? नंबर ऑफ़ टाइम्स यू हैव गॉन थ्रू। अगर मैं पूछूँ कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप कहते हैं खट से
कि 12 ग्राम है। मैं पूछूँ हाइड्रोजन ना कितना है, मैं पूछूँ सोडियम कितना है, आप 23 ग्राम बताते हैं, हाइड्रोजन का 1 बताते हैं। देयर आर सो मैनी एटम्स, डिफरेंट एटम्स, जिसका कि एटॉमिक मास आप बताते हैं। ये एटॉमिक मास होता क्या है? एक्चुअली इसका सही नाम है मोलर मास। एटॉमिक मास को आप बदल दो, आप मोलर मास से बुलाया करो, ठीक है। मोलर मास का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कार्बन का एटॉमिक मास, या अब नए शब्दों में मोलर मास 12 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कार्बन के 1 2 3 कितने एटम लोगे कि, तो आप कभी कभी तो लोग बोल देते हैं सर 1 एटम का वेट है। अरे यार एटम इतना छोटा है, आप 500 mg की टैबलेट खाते हैं, वो सबसे बड़ी टैबलेट होती है। 250 mg की टैबलेट खाते हैं, वो उससे भी छोटी होती है। वो 250 है, यानी 1 ग्राम का चौथाई हिस्सा है वो, तो भी आपको फील होता है। अरे बाबू, ये आप समझ लीजिए कि कार्बन या कोई भी एटम इतने छोटे हैं कि उनको 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, 100 ऑफ बिलियंस भी ले लोगे ना, तो उनका कुछ वेट निकल के नहीं आएगा। तो क्या हुआ, जब मैंने कार्बन के कितने, 1 बिलियन, 100 बिलियंस, नो, 1 मोल एटम्स लिए, तो उसका कलेक्टिव वेट आया 12 ग्राम। ये बात समझ में आई आपको? अगर मैं कहता हूँ कि सोडियम का मोलर मास या एटॉमिक मास 23 ग्राम है, तो व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई जस्ट मीन टू से दैट इफ आई टेक 1 मोल एटम ऑफ सोडियम, देन इट्स कलेक्टिव वेट विल कम आउट टू बी 23 ग्राम। यानी कि आज से याद रखो, यही इसका एटॉमिक मास या मोलर मास का मतलब ये है कि उस फलाने एटम के 1 मोल एटम जब लोगे ना यार, तब उसका वेट उतना होगा। अगर मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम है, 1 समथिंग है वैसे, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के खरबों एटम, बिलियन एटम्स से भी ज़्यादा 1 मोल एटम जब मैं लूँगा, तो उसका कलेक्टिव वेट 1 ग्राम आएगा। तो आज से याद रखना कि कभी भी मोलर मास अगर आपके सामने आ रहा है, तो इसका मतलब वो 1 मोल का मास है। याद रखना, 1 मोल एटम ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम या पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज इट्स मोलर मास। ठीक है, आई होप ये मोलर मास का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि क्या चीज़ है ये। ठीक, तो ये 1 मोल एटम का कंप्लीट वेट है। अब मोल की बुकिश डेफिनेशन भी, एनसीईआरटी की ये सब जो बुक में डेफिनेशन दी हुई उसको भी क्लियर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन द बुक्स, आप इसे कह सकते हैं, पहले मैं हिंदी में समझाता हूँ फिर मैं इंग्लिश में बता देता हूँ आपको, कि 1 मोल वो अमाउंट होता है जिसमें उतने एटम या उतनी चीज़ होती हैं जितने के एटम होते हैं 12 ग्राम कार्बन में। कौन से कार्बन में? कार्बन 12। यानी कि कार्बन 12, हमारे पास कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, एक कार्बन 12 होता है और एक कार्बन 14 होता है। ठीक है, तो ये हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो आइसोटोप क्या है तो बाद में बात होगी, कभी बता दूंगा। सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम्स को हम लोग जो है आइसोटोप्स कहते हैं। तो कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है, उस कार्बन 12, अब देखो कार्बन 12 वाला आइसोटोप का मतलब इसका एटॉमिक मास, इसका मोलर मास जो है 12 ग्राम है। तो इस 12 ग्राम वाले कार्बन 12 में जो भी अमाउंट है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, तो कार्बन 12 ग्राम वाले कार्बन के हिसाब से जो इन्होंने डेफिनेशन दी है वो ये है कि अ मोल कंटेन, या अ मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains as many atoms or entities as they are exactly atoms in 12 gram of कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम होते हैं उतने एटम की संख्या को मोल कहा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, मैं अब ये रब कर दे रहा हूँ और फिर से हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और अच्छे से, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। बस ध्यान रखें कि चीज़ों को पूरे एंड तक देखें और ये ज़रूर याद रखें
कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये सूचना पहुँचे। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊँ और आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकूँ आसान शब्दों में। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू deliver the lecture in as much easy language as possible and try to make you understand whatever I am wanted to, whatever the message I want to convey. It should be very much clear, it should be absolutely apt to the point so that you may understand it well. So अब कोई भी एटम मैं लिखूंगा यहाँ पे और उस एटम का सामने मोलर मास लिखूंगा या एटॉमिक मास जो आप लिखें, तो आप जान जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं कार्बन लिखता हूँ तो कार्बन का मोलर मास जो होता है वो होता है कितना भाई, 12 ग्राम। ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ या मैं कुछ और लिखता हूँ, मान लो सोडियम लिखता हूँ मैं, ठीक है, सोडियम का जो मोलर मास होता है मुझे पता है कि 23 ग्राम होता है। ठीक है। मैं मैग्नीशियम लिखता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ, मान लेते हैं मैं लिखता हूँ आपके सामने ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, इसका मोलर मास होता है 16 ग्राम। तो ये सब का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिए। इस चीज़ का ये मतलब है कि कार्बन के 6.02 × 10⁻23 एटम्स जब लिए जाएंगे तो उसका वेट 12 ग्राम होगा। यानी कि सोडियम के 6.02 × 10⁻23 लिए जाएंगे, यानी हर एटम जो रिस्पेक्टिव है उसके 1 मोल। अब 6.02 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर बोलिए या उसे 1 मोल बोल दीजिए, एक ही बात है। तो यानी कि 1 मोल किसी भी एटम का जो भार होता है वही उसका एटॉमिक वेट या मोलर मास होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब हमें ये पता है कि हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं, साथ में हम मोलर मास भी तो पढ़ते हैं, और हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, वो है मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट का क्या मतलब है? देखिए, बहुत से, मुझे पता है कि एटम्स फ्री स्टेट में सारे एग्जिस्ट नहीं करते, केवल नोबल गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि वो फ्री में ही स्टेबल हैं, और स्टेबिलिटी ही एकमात्र कंडीशन है एटम के लिए एग्जिस्ट करने के लिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम के रूप में स्टेबल नहीं है, वो मॉलिक्यूल के रूप में स्टेबल है। यानी वो हाइड्रोजन कहीं पर हाइड्रोजन गैस बनाए हुए है, इसको हम लोग डाई हाइड्रोजन कहते हैं, या हाइड्रोजन गैस यही है ना। सिंगल एच नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो एक्चुअली नेसेंट हाइड्रोजन होता है। जैसे मैं कहता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर इसे बना रहे हैं। ठीक है। ऑक्सीजन O2 के रूप में एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार से ये डिफरेंट एटम्स जुड़कर, चाहे वो खुद से जुड़ें, सिमिलर से जुड़ गए तो सिमिलर टाइप का मॉलिक्यूल बन गया, या अलग वाले एटम से किसी और एलिमेंट से जुड़ जाए, तो मॉलिक्यूल का सिंपल सा मतलब ये होता है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें। ये मॉलिक्यूल में केवल 2 ऑक्सीजन के सिमिलर एटम्स हैं, इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं यहाँ पे। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन गैस का, कोई भी और जो तुम्हारी इच्छा हो लिख लो, मान लेते हैं वाटर ही लिख लो, वाटर लिख लो। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, आप ये जानते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आप लिखते हैं वो कितना होता है भाई? इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम आता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम आता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम आता है। इसका क्या मतलब है? देखो, ऐसा है, इसका ये मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, इस मॉलिक्यूल के 1 मोल का भार है ये। 1 मोल डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस का भार 32 ग्राम है। 1 मोल H2O, 1-2 H2O, 1 लाख 10 लाख 10 अरब H2O नहीं, 1 मोल H2O यानी 6.02 × 10⁻23 H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। ये चीज़ समझ जाइए। ठीक है। यानी 6.02 × 10⁻23, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 40 ग्राम। 6.02 × 10⁻22 ऐसे होता है, आप 2 ही भी लिख लीजिए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 32 ग्राम। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि मैं ये क्या लिखना चाह रहा हूँ।
क्या मतलब है मेरा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी हैव माई मेडिसिन। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या है, आ गई ना समझ में। तो मोलर मास नाम याद कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बार बार एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग नामों से कहें, आप मोलर मास के टर्म्स में बात कर दीजिए। मोलर मास CO2 का, इसका मतलब CO2 के 1 मोल का मास 44 ग्राम। मोलर मास H2O का, तो इसका मतलब 1 मोल H2O मॉलिक्यूल का मास। मोलर मास कार्बन का, इसका मतलब 1 मोल कार्बन एटम का मास। मोलर मास O2 का, इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन गैस का, है ना। इस चीज़ का 1 मोल, इस चीज़ का 1 मोल, इस चीज़ का 1 मोल, और 1 मोल में कितनी, 1 मोल संख्या, मोल तो संख्या होती, कितनी बड़ी संख्या होती है, इतना। यानी 1 मोल में कहूँ, यानी इसकी, या मैं ये लिखूँ, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम, या मैं ये लिखूँ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम। ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है। मैं 6.0 × 10⁻23 भी बोलूँ या उसको 1 मोल बोल दूँ, जब मेरी इच्छा होगी, क्योंकि इस पूरी संख्या का एक नाम है मोल। इस पूरी संख्या जो एवोगाड्रो संख्या है उसका एक नाम है, उसको मोल मान लीजिए। तो मैं 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बोलूँ या मैं कहूँ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, मैं 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बोलूँ या मैं 1 मोल H2O बोलूँ, एक ही मतलब है। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब मैं कुछ सवाल करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपकी क्लियरिटी और अच्छे से साफ़ हो जाएगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, पहले कुछ सवाल बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करवा देता हूँ ताकि आपकी क्लियरिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। फिर उसके बाद मैं इसके आगे की टॉपिक पे पहुँचूँगा, जहाँ पे मैं आपको कैसे परसेंटेज कंपोजिशन निकाला जाता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे इनका उपयोग किया जाता है, कैसे मोल का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स में उपयोग किया जाता है, क्या, वो मैं सब चीज़ बताऊँगा। लेकिन अभी जो मोल बताया है उसके रिस्पेक्टिव कुछ क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये सब कॉम्पिटिटिव ग्रुप में देख लीजिए या अपने नॉर्मल क्लास बुक में देख लीजिए, ये सब में आपके काम आएंगे। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बताओ 3.2 मोल CO2 का मास। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ 12 ग्राम CO2 contains how many molecules of CO2 and atoms of O and atoms of C। पहले ये दोनों क्वेश्चन ही करते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, दोनों क्वेश्चन को नोट कर लिया, अच्छे से कर लिया नोट। अब मैं समझाता हूँ, बहुत इजी है। 3.2 मोल CO2 का मास। देखो, जो तुम्हें पता है शुरुआत वहाँ से करो, वहाँ शुरुआत कीजिए, चीज़ें आसान रहेंगी। आपको पता है 1 मोल CO2 का जो मास होता है, 1 मोल। अब यहाँ पर आपको 6.0 × 10⁻23 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उसने कुछ पूछा ही नहीं है इस बारे में। उसने ऐसा कुछ भी नहीं, उसने संख्या नहीं पूछी कि मैं बताऊंगा कि हम इस मोल को कब नंबर के रूप में लिख लेंगे, कब केवल मोल के रूप में। हम इसको मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। 1 मोल, 1 मोल CO2 का मास, 1 मोल CO2 मास या वेट जो होता है वो कितना आ रहा है भाई? वो आता है, CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम होता है ना, तो 44 ग्राम। 1 मोल CO2 का मास 44 ग्राम, ये हम पहले से जानते हैं, मोलर मास होता है उसका। तो 1 मोल CO2 का अगर इतना मास है तो 3.2 मोल का कितना होगा? बस 3.2 मल्टीप्लाई कर देना होगा। 3.2 मोल CO2 मास इज इक्वल टू 44 ग्राम इंटू 3.2। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया?
समझ में आया तो मैं रब कर दूं, ये रब करूं, ठीक है। आप देख सकते हैं जल्दी से मैं रब कर दे रहा हूँ। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन। 12 ग्राम CO2 कंटेन्स हाउ मैनी, ध्यान से देखिएगा, 12 ग्राम CO2 कंटेन्स हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब तुमको यहां पर वेट दिया है, जो तुमको पहले पता है पहले वो लिखो, जो पहले लिखे थे उससे। आपको पता है कि 1 मोल CO2 का जो वेट होता है वो कितना होता है, या 1 मोल CO2 का जो मास होता है वो कितना होता है भाई, आप ऐसे लिख लीजिए, मास होता है कितना, 44 ग्राम। शुरुआत हमेशा ऐसे ही की जाती है। अब देखो तुमको दिया यहाँ वेट है, पिछले क्वेश्चन में वेट पूछा था तो वेट्स ये रिलेशन ऐसे चला रहे थे, लेफ्ट से राइट चला रहे थे, 1 मोल और वेट जो चीज़ पूछा था उसको राइट में रख के काम कर रहे थे। अभी यहाँ वेट दिया हुआ है और तुमसे संख्या पूछ रहा है या मोल्स पूछ रहा है। जब भी ऐसा होगा तो इसको उल्टे ढंग से लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, 44 ग्राम CO2 मीन्स क्या, 1 मोल। यानी अगर मेरे पास 44 ग्राम CO2 है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि मेरे पास 1 मोल CO2 है। अब आप कहेंगे कि यहाँ मैंने तो सर मॉलिक्यूल्स की संख्या पूछा है, कोई बात नहीं, पहले ऐसे लिखो, अब इसी मोल को संख्या में लिख देना। यानी 44 ग्राम CO2 मीन्स 1 मोल CO2 की जगह अब नंबर लिख दो, 6.0 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। क्लियर है? 44 ग्राम CO2 का मतलब 1 मोल होता है, यानी 44 ग्राम CO2 को हम लोग इतने मॉलिक्यूल CO2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल का मतलब तो इतना होता है। तो 1 मोल को खोल के नंबर में लिख लिया, यानी इतने मॉलिक्यूल CO2 के जो होंगे वो 44 ग्राम के होंगे। तो सीधी सी बात है कि 1 ग्राम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम जो CO2 होगा आपका वो कितने मॉलिक्यूल CO2 के होंगे, 6.02 इंटू 10 to the power 23 अपॉन 44। यूनिटरी मेथड से इस्तेमाल किया, 44 ग्राम का मतलब इतने CO2 के मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम का मतलब दिस अपॉन 44 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यानी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के 1 ग्राम में। 44 ग्राम में इतने, 1 ग्राम में इतने, दिया कितना है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में कितने होंगे, लेट मी सी वेदर इट इज़ विजिबल और नॉट, so that you may not get any problem. Okay, I'm rubbing this down, I'm going to continue this question from here. Okay, so it's very clear, both of the questions are clear. Let me rub this down, it's almost came to an end. 44 ग्राम CO2 means this much molecules of CO2, 1 ग्राम CO2 means इसको आप नीचे ले जाइए, ये तरीका होता है, इतने molecules of CO2, तो 12 ग्राम CO2 का मतलब बस इसमें 12 ग्राम पहले 1 ग्राम करके लाया जाता है, फिर जितने दिए होते हैं उसको शुरुआत ऐसे की जाती है, 1 मोल शुरुआत की जाती है, फिर 1 ग्राम पे ले आ गए, फिर जितने ग्राम कहा है 12 ग्राम, सो 12 ग्राम CO2 मीन्स दैट 6.02 इंटू 10 to the power 23 अपॉन 44 इंटू 12 मॉलिक्यूल्स। तो भाई ये 12 ग्राम CO2 में CO2 के मॉलिक्यूल्स की संख्या आ गई कि वो कितने होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? 12 ग्राम CO2 में इतने मॉलिक्यूल CO2 के होंगे। अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन का दूसरा भाग, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 तुमने बता दिया है। अब पूछ रहा है कि इसी 12 ग्राम में CO2 के मॉलिक्यूल कितने हैं, बता दिया। एटम कितने हैं ऑक्सीजन के, बताना है। कार्बन के कितने एटम हैं, बताना है। अब इसको सॉल्व करके तुम आंसर निकाल लो, क्या आ रहा है वो तुम जानते हो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुमने इसको सॉल्व किया पूरा चीज़, और ये संख्या मान लेते हैं m आ गई। हमने मान लिया कि तुमने जो भी आंसर दिया है वो m है। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ। तो देखो कितना आसान है, सिंपल सा। देखो आप एक मॉलिक्यूल जब CO2 का है, एक मॉलिक्यूल CO2 किससे मिलके बना है, CO2 के एक एटम से, 1 मॉलिक्यूल
ऑफ, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन्स 1 एटम ऑफ C, कार्बन का एक एटम, एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल CO2 में एटम कार्बन के एक हैं, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें अगर 5 CO2 ले लूँ तो एटम कितने हो जाएंगे कार्बन के? 5 कार्बन में, 5 CO2 में 5 कार्बन हो जाएंगे भाई, और 5 × 2 10 यहाँ पे ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। यानी जो भी हम यहाँ संख्या लेंगे उतनी बराबर संख्या कार्बन एटम होंगे और उसकी दुगनी संख्या के ऑक्सीजन एटम होंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ जो हमारे पास आइटम यहाँ पे जो आया, एक मॉलिक्यूल की चीज़ हमें पता है, तो हमारे पास तो m मॉलिक्यूल्स है ना 12 ग्राम में। 12 ग्राम में टोटल मॉलिक्यूल CO2 कितने आए हैं? m। तो m × 1 कार्बन के एटम हो जाएंगे और m × 2 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? मान लो ये संख्या हम तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए आएगी बहुत बड़ी, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये आ गए 100। अगर ये 100 आ गए होते, सपोज कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, अगर ये 100 आ गए होते तो 100 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 100 कार्बन के एटम होते हैं, क्योंकि हर एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक एटम होता है कार्बन का, और उसमें ऑक्सीजन के एटम 2 होते हैं। तो 100 कार्बन डाइऑक्साइड में 100 कार्बन के एटम होंगे और 200 ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो m मॉलिक्यूल्स में m × 1 कार्बन के एटम होंगे, m × 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। आई होप की बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हैं, मैं उसको भी करवा देता हूँ आपको।